पिछले वीडियो में हमने देखा कि यदि आप एक शुद्ध अर्धचालक लें, प्योर सेमीकंडक्टर लें और उसमें ग्रुप 15 के तत्व जैसे नाइट्रोजन या फास्फोरस को मिश्रित करें, और हमने उदाहरण के रूप में फास्फोरस को लिया था, तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो सिलिकॉन की तुलना में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, कमरे के तापमान पर ये फास्फोरस परमाणु उन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को दान कर देते हैं। इससे हमारे सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉनों की, ऋणात्मक आवेश वाहकों यानी नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और इनकी तुलना में होल्स की संख्या कम हो जाती है। इसी कारण से इसे एन प्रकार, एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यदि हम ग्रुप 13 के तत्व जोड़ते हैं तो क्या होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम यहाँ बोरॉन लेते हैं। याद रखें, आमतौर पर हम केवल ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के तत्वों का उपयोग अपने अर्धचालकों को अशुद्ध बनाने के लिए, इम्प्योर बनाने के लिए करते हैं। वीडियो के अंत में हम एक बार फिर ये समझाएंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो जब आप बोरॉन या इस समूह के किसी भी तत्व को यहाँ अपमिश्रित करते हैं तो जो प्रक्रिया या घटनाएं होती हैं वो बहुत कुछ वैसी ही हैं जो ग्रुप 15 के तत्वों को मिश्रित करने पर होती हैं, जिन्हें हम पहले देख चुके हैं। इसलिए इसे समझना बहुत मुश्किल होने वाला नहीं है। तो यदि आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है। लेकिन यदि आपने उन्हें नहीं देखा है या आपको रिविजन की आवश्यकता है तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें और फिर इस वीडियो पर वापस आएं। तो चलिए बोरॉन को अपमिश्रित करते हैं। यदि आप बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो आप देखेंगे इसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जल्दी से लिखकर इसे एक बार जांच लेते हैं। तो बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसकी संरचना होगी 1s2, 2s2, ये 4 हो गए, एक बचा तो 2p1। ध्यान दें यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन केवल 3 हैं। तो यदि आप बोरॉन को एक शुद्ध अर्धचालक में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अपमिश्रित करते हैं, और इसको मिश्रित करने के तरीकों की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, तो जब हम इसे अपमिश्रित करते हैं तो कुछ सिलिकॉन परमाणु बोरॉन परमाणुओं से प्रतिस्थापित हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं, या ये भी संभव है कि कहीं कहीं एक सिलिकॉन परमाणु हो ही ना, खाली स्थान हो, वेकेंट स्पेस हो। इसे हम क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। तो बोरॉन ऐसे खाली स्थानों में, वेकेंट साइट्स में भी जा सकता है। तो यहाँ ये मान लेते हैं कि बोरॉन सिलिकॉन के एक परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहाँ सिलिकॉन को हटाकर बोरॉन को फिट कर देते हैं। अब चूंकि बोरॉन में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो यह 3 पड़ोसी सिलिकॉन परमाणुओं के साथ आबंध बना सकता है। तो ये सिलिकॉन परमाणु अब खुश हैं क्योंकि इनका अष्टक, इनका ऑक्टेट पूरा है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इलेक्ट्रॉन उन्हें सिलिकॉन से मिल रहा है या बोरॉन से। लेकिन यहाँ ये चौथा सिलिकॉन खुश नहीं है क्योंकि इसका अष्टक अधूरा रह जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता तो बढ़िया रहता। तो ये सिलिकॉन सोचता है कि कैसे भी एक इलेक्ट्रॉन इसे और मिल जाए। तो इस स्थान पर एक स्थान खाली है और सिलिकॉन को कैसे भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई इलेक्ट्रॉन इस स्थान को भर सकता है। इसके लिए हमें इस खाली स्थान के ऊर्जा स्तर को, एनर्जी लेवल को देखना होगा। तो पहले तो ये आवर्त सारणी हटाते हैं और अपना बैंड आरेख लेके आते हैं। तो ये बहुत कम तापमान पर हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बैंड आरेख है। हम बोरॉन की वजह से बने इस रिक्त स्थान का ऊर्जा स्तर जानना चाहते हैं। तो जब गणितीय रूप से इसे हल किया गया तो पाया गया कि इस स्थान का ऊर्जा स्तर संयोजकता बैंड के, वैलेंस बैंड के शीर्ष के पास होता है। अब क्या आप सोच सकते हैं कि ये हमारे लिए फायदेमंद क्यों है? तो कमरे के तापमान पर क्या होगा? यदि हम इसे कमरे के तापमान तक ले जाएं तो क्या होगा? तो एक चीज जो हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, नैज अर्धचालकों में देखी थी वो यहाँ भी होगी, और वो है थर्मल जनरेशन, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा को अवशोषित करके चालन बैंड में, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि चूंकि यहाँ अब एक और ऊर्जा स्तर है तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस नए स्तर में भी जा सकते हैं, और ऐसा करना आसान भी है क्योंकि ये ऊर्जा अंतराल या एनर्जी गैप इस दूसरे एनर्जी गैप की तुलना में काफी छोटा है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पहुंचने में आसानी होगी, है ना। तो इससे होता यह है कि लगभग ये सभी खाली स्थान किसी न किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा भर दिए जाते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस स्तर पे जाते हैं वे अपने पीछे होल्स छोड़ जाते हैं। तो यदि इसे आपको यहाँ देखना हो तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया है। असल में आसपास का कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है। ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन के यहाँ से हटने की वजह से पीछे एक होल रह गया है जो यहाँ वैलेंस बैंड में है और गति करने के लिए स्वतंत्र है।
इस प्रकार ग्रुप 13 के तत्व जैसे बोरॉन को मिलाने से बहुत अधिक होल्स उत्पन्न होते हैं। चलिए इसे लिख लेते हैं, यही इस पूरी बात का सार है। तो ग्रुप 13 के तत्वों को मिलाने से हमें बहुत सारे होल्स मिलते हैं, लॉट मोर होल्स। अब होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी बहुसंख्यक आवेशवाहक बन जाते हैं और ये होल्स धनात्मक आवेश की तरह कार्य करते हैं। आपको याद होगा ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। ये वास्तविकता में धनात्मक आवेश नहीं है, ये असल में कोई कण भी नहीं है, लेकिन ये धनात्मक आवेश की तरह कार्य करते हैं। यानी यदि आप यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र लगाएं तो ये उस क्षेत्र की दिशा में गति करते हुए प्रतीत होते हैं। तो चूंकि यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, इसलिए इसे हम पी प्रकार, पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। पी का अर्थ है धनात्मक, पॉजिटिव। तो जब भी आप पी टाइप सुने तो समझ जाएं कि इसमें होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉनों की तुलना में बहुत अधिक है, यानी NH बहुत बहुत अधिक है Ne से। तो बस इतनी सी काम की बात थी। अब चलते चलते कुछ तकनीकी नामों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अशुद्धि मिश्रित करने की इस प्रक्रिया को अपमिश्रण या मादन या अंग्रेजी में डोपिंग कहा जाता है। और चूंकि बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है जिससे हमें होल्स मिलते हैं, हम इसे ग्राही अशुद्धि यानी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। ग्रुप 13 के तत्वों को एक्सेप्टर्स कहते हैं। इस स्तर को जहां इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर जाते हैं उसे ग्राही स्तर या एक्सेप्टर लेवल कहा जाता है। अब एक सवाल हम यहाँ ये पूछ सकते हैं कि हम केवल ग्रुप 13 के तत्वों का ही उपयोग क्यों करते हैं। तो अगर हम अपनी आवर्त सारणी देखें तो ये ग्रुप 13 के तत्व तो ठीक है, लेकिन अगर हम ग्रुप 12 के तत्व जैसे जिंक को मिलाएं तो ये काम क्यों नहीं करेगा। अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसमें केवल 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। तो यदि हम जिंक को मिलाएं तो इसमें खाली 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 2 रिक्त स्थान होंगे, तो यहाँ और अधिक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, है ना। गलत, ये ऐसे काम नहीं करता। हमें यहाँ पर ग्राही स्तर को, एक्सेप्टर लेवल को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो यदि आप ग्रुप 12 के तत्वों को मिलाएं या किसी अन्य ग्रुप के तत्वों को मिलाएं तो उनका एक्सेप्टर लेवल बहुत ऊंचा होता जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों को इन स्तरों तक पहुंचने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उनका इस स्तर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम सिर्फ ग्रुप 13 के तत्वों का उपयोग करते हैं, क्योंकि इन सभी तत्वों के, इन सब के ग्राही स्तर, एक्सेप्टर लेवल संयोजकता बैंड के शीर्ष के बहुत पास स्थित होते हैं। ग्रुप 13 के तत्वों को अपमिश्रित करने की वजह बस इतनी सी है। अब यहाँ कभी कभी एक कंफ्यूजन हो सकता है, और वो ये कि अब चूंकि यहाँ बहुत सारे होल्स हैं इलेक्ट्रॉनों की तुलना में, तो क्या इसका मतलब कि ये धनावेशित होगा। इस पी को देख करके भी आप ऐसा सोच सकते हैं, पी यानी पॉजिटिव, लेकिन इसका जवाब है नहीं। यहाँ ऐसे सोचिए कि हमने शुरू में एक उदासीन यानी न्यूट्रल प्योर सेमीकंडक्टर लिया था जिसमें सिलिकॉन उदासीन था और इसमें हमने न्यूट्रल बोरॉन को अपमिश्रित किया था। तो ये पूरा सेमीकंडक्टर आवेशित कैसे हो सकता है, ये न्यूट्रल होना चाहिए, है ना। यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि हालांकि हमारे पास ये सभी अतिरिक्त होल्स हैं जिससे आपको ये लग सकता है कि यहाँ धनावेश होगा, लेकिन ध्यान दीजिए कि जब बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो ये ऋणावेशित हो गया। तो प्रत्येक अतिरिक्त होल का आवेश इस ऋणावेश से संतुलित हो जाता है। ये बोरॉन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बन जाते हैं, नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा सेमीकंडक्टर न्यूट्रल बना रहता है। समझ आया ना। अब आखिरी सवाल यह है कि इतनी मेहनत करके हमें जो मिला, क्या हमें यही चाहिए था। हमें एक दिशा वाला चालक यानी 1 वे कंडक्टर बनाना था, है ना। तो क्या ये ऐसा कर सकता है, चलिए देखते हैं। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को प्रदर्शित करने का तरीका है। हम यहाँ सिलिकॉन के परमाणुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम केवल बोरॉन आयनों को दिखाते हैं। चूंकि ये एक ग्राही अशुद्धि है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए ये ऋणात्मक आयन बन जाता है। इस वजह से अब हमारे पास बहुत सारे होल्स आ जाते हैं, मेजॉरिटी होल्स हैं जो मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। अब थर्मल जनरेशन के कारण यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन होल युग्म भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसा दिखता है, लेकिन क्या ये अब केवल एक दिशा में चालन करता है?
तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर आप दाएं दिशा के अनुदिश इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो ये सारे होल्स दाईं ओर चले जाएंगे, और अगर आप बाएं दिशा के अनुदिश इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये सारे होल्स बाईं ओर चले जाएंगे। तो हमने शुद्ध अर्धचालक के, प्योर सेमीकंडक्टर की चालकता को बस बेहतर बना दिया है, लेकिन ये अब भी किसी एक दिशा में चालन नहीं करता। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर अपने आप में एक तरह से किसी काम का नहीं है। इसे उपयोगी बनाने के लिए अभी हमें कुछ और करना होगा, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।